पिछले हफ्ते मैंने न्यू जर्सी में विवेक अग्निहोत्री की बहुप्रतीक्षित फिल्म द बंगाल फाइल्स की अमेरिका में पहली प्री स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। हाल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे फिल्म के आखिरी दृश्य आए, एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह कोई सामान्य फिल्म प्रदर्शन नहीं था, यह एक चेतावनी जैसी अनुभूति थी। अग्निहोत्री की यह फिल्म केवल सिनेमा नहीं है, यह स्मृति की मांग है, उन सत्यों को उजागर करना है जिन्हें जानबूझकर दफना दिया गया था। द बंगाल फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की प्रसिद्ध फाइल्स धारा की तीसरी और सबसे व्यापक कड़ी है। ताशकंद फाइल्स जहां लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मृत्यु पर सवाल उठाती है, वहीं कश्मीर फाइल्स कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की वर्षों से दबाई गई त्रासदी को सामने लाती है। अब बंगाल फाइल्स दर्शकों को उससे भी पीछे ले जाती है, 1946 में हुए नोआखाली नरसंहार की उस भयानक सच्चाई तक जिसे देश लगभग भूल चुका है, और बंगाल में हिंदुओं पर होते आ रहे अत्याचारों की ओर। यह मनोरंजन नहीं है। अग्निहोत्री जोर देकर कहते हैं कि यह आपकी आत्मा को झिंझोर कर रख देगी। यह फिल्म एक सिनेमाई प्रयास जो समाज को झकझोर कर जगाना चाहता है और उसे उसकी खोई स्मृति की ओर लौटने को मजबूर करता है। एक ऐसी सभ्यता जिसे भूल जाने की बीमारी है। कई भारतीयों के लिए यह विचार नया है कि हिंदू सभ्यता ने सैकड़ों वर्षों तक संगठित अत्याचार, जबरन धर्मांतरण और सांस्कृतिक मिटाने की पीड़ा सही है। हमारे पाठ्य पुस्तकें राजाओं के वैभव या औपनिवेशिक दमन की बातें तो करती हैं, लेकिन आम हिंदुओं के साथ हुए अत्याचारों का जिक्र शायद ही कभी होता है। यह चूक केवल लापरवाही नहीं है, यह जानबूझकर की गई साजिश है। स्वतंत्र भारत ने एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष ढांचा अपनाया जो कई बार हिंदुओं के साथ हुए अन्याय को असहज मानकर नजरअंदाज करता रहा। हिंदुओं को हमेशा बहुसंख्यक और शक्तिशाली दिखाया गया, न कि पीड़ित के रूप में, क्योंकि हिंदू पीड़ा की बात करना उस वैश्विक सोच को चुनौती देना है जिसमें मुसलमानों को शोषित और हिंदुओं को उत्पीड़क माना जाता है। परंतु इतिहास के कठोर तथ्यों के आगे यह ढांचा टिक नहीं पाता। डायरेक्ट एक्शन डे नरसंहार का पहला अध्याय। यह कहानी 1947 के विभाजन से नहीं, बल्कि उससे पहले 16 अगस्त 1946 से शुरू होती है, एक ऐसी तारीख जो खून से लिखी गई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर इस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। कोलकाता में यह दिन नरसंहार में बदल गया। उकसावे भरे भाषणों के बाद भीड़ ने हिंदू इलाकों पर हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस समय के बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी के आदेश पर पुलिस ने कुछ नहीं किया। हिंसा से पहले ही हिंदू पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। सिर्फ 2 दिनों में 40,000 से अधिक हिंदू मार दिए गए, घर जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, परिवारों को खत्म कर दिया गया। यह कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, यह एक योजनाबद्ध, सरकार की मिलीभगत से हुआ हत्याकांड था। अमेरिकी फोटो पत्रकार मार्गरेट बॉरकवहाइट उस समय भारत में थीं। उन्होंने इस नरसंहार के बाद की तस्वीरें खींची, नालियों में पड़ी हड्डियां, लाशों पर मंडराते गिद्ध। ये तस्वीरें टाइम और द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुईं। लेकिन आज भारत के ज्यादातर छात्र न इन तस्वीरों को देखते हैं, न ही डायरेक्ट एक्शन डे का नाम जानते हैं। नोआखाली बंगाल का जनसंहार। अगर डायरेक्ट एक्शन डे चिंगारी था, तो नोआखाली वह भयानक आग थी जिसने बंगाल को जलाकर राख कर डाला। वर्तमान बांग्लादेश में स्थित यह इलाका अक्टूबर से दिसंबर 1946 के बीच हिंदुओं की जातीय सफाई की एक क्रूर योजना का गवाह बना। पूरे के पूरे हिंदू गांव मिटा दिए गए। मर्दों को काट काट कर मारा गया, औरतों को सरेआम बेइज्जत किया गया, उन्हें नग्न करके घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया और फिर उनका धर्म जबरन बदल दिया गया। कई परिवारों को उनके घरों में बंद कर जिंदा जला दिया गया।
जो बचे वो मीलों पैदल भटकते रहे, एक ऐसी सुरक्षित मंजिल की तलाश में जो उन्हें कभी मिली नहीं। महात्मा गांधी नोआखाली गए थे, शांति स्थापित करने की कोशिश में। उन्होंने इस त्रासदी को शब्दों से परे शर्मनाक बताया और वहां के हिंदू पीड़ितों से कहा, या तो नोआखाली छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। संयुक्त राष्ट्र के जनसंहार कन्वेंशन के अनुसार किसी जातीय या धार्मिक समुदाय को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त करने के लिए की गई हिंसा, संस्कृति का नाश और ज़बरन विस्थापन, ये सभी एक जनसंहार की परिभाषा में आते हैं। नोआखाली हर एक मानदंड को पूरा करता है। फिर भी यह त्रासदी वैश्विक स्मृति से गायब हो गई, राजनीतिक चुप्पी और राष्ट्रीय संकोच के नीचे दफन कर दी गई। अधूरा एजेंडा। भारत का विभाजन अक्सर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के रक्तरंजित अंत के रूप में देखा जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए यह अंत नहीं था, यह एक शुरुआत थी। खुद लीग के नेताओं ने इसे अधूरा प्रोजेक्ट कहा था। उनके लिए भारत का बंटवारा एक अस्थायी पड़ाव था, एक व्यापक सभ्यतागत परिवर्तन की दिशा में पहला कदम। इस सोच की गूंज आज के बांग्लादेश में सुनाई देती है। 1971 में पाकिस्तान के इस्लामी कट्टरवाद को नकारते हुए एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में जन्मा यह देश अब धीरे धीरे कट्टर इस्लामी पहचान की ओर बढ़ चुका है। कभी जो बंगाली संस्कृति और हिंदू मुस्लिम समन्वय के लिए जाना जाता था, वह अब संकीर्ण इस्लामी विचारधारा के अधीन होता जा रहा है। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश की आबादी में हिंदू लगभग 24% थे। आज वे 7% से भी कम रह गए हैं। यानी 5 करोड़ से अधिक हिंदू जनसंख्या का गायब हो जाना हिंसा, जबरन धर्मांतरण, संस्थागत भेदभाव और मजबूरन पलायन के कारण। कानूनों को भी इस प्रक्रिया में हथियार बनाया गया है। बांग्लादेश का वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे पहले एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहा जाता था, का इस्तेमाल हिंदू परिवारों से उनकी पुश्तैनी जमीनें छीनने के लिए किया गया। अफसोस की बात है कि भारत में भी ऐसी ही प्रवृत्तियां प्रशासनिक लापरवाही और कानूनी पक्षपात के रूप में देखने को मिल रही हैं। अगर यह रुझान यूं ही चलता रहा तो जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि 2050 तक बांग्लादेश पूरी तरह से हिंदूविहीन हो सकता है। पश्चिम बंगाल सन्नाटे में पलता तूफान। सीमा के इस पार भारत के पश्चिम बंगाल में भी एक शांत लेकिन गंभीर समस्या धीरे धीरे सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा और कूच बिहार जैसे जिलों में जनसंख्यात्मक और वैचारिक बदलाव हो रहे हैं, जो 1990 के दशक में कश्मीर के उथल-पुथल से पहले के हालातों की याद दिलाते हैं। कई गांवों में हिंदू परिवार अपनी बेटियों को सुरक्षा की खातिर बाहर भेजने लगे हैं। भ्रष्ट राजनीतिक नेटवर्क की मदद से हिंदुओं की जमीनें कब्जाई जा रही हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है और सांस्कृतिक डराने धमकाने का माहौल बन चुका है। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ लगातार जारी है, जिसे तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की रणनीति बढ़ावा दे रही है। जो हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट रणनीति के तहत चल रहा है। सरकार की मदद से जनसंख्या परिवर्तन, चुनावों के दौरान लक्षित हिंसा, हिंदुओं के खिलाफ कानूनी उत्पीड़न, मंदिरों की तोड़फोड़ और अपमान, सांस्कृतिक पहचान का योजनाबद्ध ह्रास। यह संकट केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आत्मा के लिए भी खतरा है। अगर यह क्रम यूं ही चलता रहा और समय रहते नहीं रोका गया, तो पश्चिम बंगाल अगला कश्मीर बन सकता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। लेकिन इस बार भी उसी चुप्पी के पर्दे में यह सब होगा, जिसकी हमें आदत सी हो गई है। चुप्पी ही सबसे बड़ा अपराध है। इन सब के बावजूद जब जमीनी स्तर पर इतना कुछ बदल रहा है, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि न्याय की संस्थाएं आवाज उठाएंगी।
लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि ज्यादातर संस्थाएं पूरी तरह मौन हैं। ना तो राष्ट्रीय मीडिया इस विषय को गंभीरता से उठाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इसे किसी बड़े संकट के रूप में देखते हैं। विश्वविद्यालयों और बुद्धिजीवियों का वर्ग, जो अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर मुखर रहते हैं, हिंदुओं के मामले में असहज चुप्पी ओढ़े रहता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जो हर साल हजारों फिल्में बनाती है, उसने भी डायरेक्ट एक्शन डे या नोआखाली जैसे विषयों पर चुप्पी साध रखी है। प्रेम कहानियां, थ्रिलर और बायोपिक्स तो मिलती हैं, लेकिन आज तक हिंदू जनसंहार पर एक भी गंभीर फिल्म बनाने का साहस नहीं जुटा पाई। यह चुप्पी केवल कला की कमी के कारण नहीं है। यह उस डर का प्रमाण है जो स्थापित नैरेटिव्स को चुनौती देने से जुड़ा है। द बंगाल फाइल्स, सभ्यतागत चेतना का दर्पण। इस चुप्पी के दौर में द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत गवाही बनकर उभरती है। इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं, बल्कि जागरूकता है। जैसे यहूदी समाज ने होलोकॉस्ट की त्रासदी को सिनेमा और साहित्य के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा, वैसे ही यह फिल्म हिंदू पीड़ा को भुलाए जाने से रोकने की एक कोशिश है। इस फिल्म को भारत में रिलीज करने से पहले अमेरिका के 10 प्रमुख शहरों में प्रीमियर करना एक रणनीतिक निर्णय है। इसका मकसद भारतीय प्रवासी समुदाय, खासकर युवाओं को उनकी खोई हुई विरासत से जोड़ना है। फिल्म का एक टैगलाइन बहुत कुछ कहता है, स्मृति ही अस्तित्व है। आशा की जा रही है कि यह फिल्म हिंदू युवाओं को जागरूक बनाएगी, उन्हें अपनी पीड़ा का एहसास कराएगी, नफरत से नहीं, बल्कि चेतना से। एक आत्मिक उत्तरदायित्व। द बंगाल फाइल्स के निर्माता को इस यात्रा में कई कानूनी और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। बांग्लादेश से अप्रत्यक्ष धमकियां भी आई हैं। फिर भी वह डटे हुए हैं। वह अपने कार्य को एक धर्म मानते हैं, सच्चाई के प्रति एक पवित्र जिम्मेदारी। उनका सवाल सीधा है और बेचैन करने वाला भी, अगर हम इस कहानी को नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? एक घिरता हुआ तूफान। हालांकि पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति को अक्सर आंतरिक राजनीतिक भूलों का नतीजा बताया जाता है, लेकिन एक और गंभीर और गहरी समस्या उभर रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक गठबंधन। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, तीनों देश जहां तानाशाही प्रवृत्तियां प्रबल हैं, अब कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर एक दूसरे के साथ समन्वय बनाने लगे हैं। हाल की उच्च स्तरीय बैठकों ने यह संकेत दिया है कि इन देशों के हित अब एक दिशा में मुड़ रहे हैं और भारत का पूर्वी सीमांत क्षेत्र, विशेषकर बंगाल, उनके लिए एक आसान लक्ष्य बनता जा रहा है। यह खतरा केवल सीमाओं पर हमला करने तक सीमित नहीं है। यह एक वैचारिक हमला है। वोट बैंक की राजनीति, कानूनी विलुप्तीकरण और बौद्धिक कायरता ने ऐसा वातावरण बना दिया है जहां कट्टरपंथ खुलकर पनप रहा है। जो लोग इन खतरों की चेतावनी देते हैं, उन्हें सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है या अतिशयवादी कहकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन आग को नजरअंदाज करने से वह बुझती नहीं, बल्कि फैलती है। न भूलना ही प्रतिरोध है। द बंगाल फाइल्स कोई समाधान नहीं देती, यह एक स्मरण कराती है। और यही स्मरण एक प्रकार का प्रतिरोध है। इतिहास हमें सिखाता है, जो सभ्यताएं अपने घावों को भूल जाती हैं, वे उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त होती हैं। हिंदू उत्पीड़न के बारे में जो चुप्पी है, वह केवल एक ऐतिहासिक चूक नहीं है। यह एक नैतिक पतन है जो आज भी जारी है। याद करना नफरत नहीं है, यह सम्मान है, यह सुरक्षा है, यह अस्तित्व की रक्षा है। इस दुनिया में जहां सत्य असहज है, वहां स्मृति खुद एक क्रांतिकारी कार्य बन जाती है।
द बंगाल फाइल्स यही कार्य करती है। यह केवल इतिहास का आईना नहीं है, हमारे अंतरात्मा का प्रतिबिंब है, और शायद एक ऐसी सभ्यता की आत्मा का भी जिसे भुला दिया गया।